नमस्कार। क्या आप 30 सेकंड में सही उत्तर दे सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कांकड़ भूमि क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि हाड़ौती का पठार का जो ढाल है वो किस दिशा की ओर है? या लाठी सीरीज जो कि जैसलमेर में स्थित है वह किस काल में बनी है? अगर नहीं तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम आज जानेंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जो बनेगा आपकी सफलता में सहायक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही घटनाक्रम बताइए। सही घटनाक्रम कौन सा है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आया हुआ है और आजकल वर्तमान में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार क्रम। तो दोस्तों, मैं आप बताना चाहूँगा कि सबसे ऊंची जो चोटी है दिए गए ऑप्शन में, उसमें सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। कौन सी दोस्तों? रघुनाथगढ़ है, जिसकी हाइट लगभग 1055 मीटर है। वहीं ऋषिकेश जो चोटी है इसकी हाइट 1000 के आसपास है, 1000 मीटर के आसपास है। वहीं तारागढ़ की जो हाइट है, तारागढ़ की हाइट है वो 870 है और नागपानी 870 से भी कम है। तो दोस्तों, यहाँ निकल के आ जाता है रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, तारागढ़, नागपानी। रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, तारागढ़, नागपानी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। दोस्तों, आपको इनकी हाइट के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये चोटियाँ कौन से ज़िले में स्थित हैं। तो देखिए, रघुनाथगढ़ जो है, रघुनाथगढ़ ये सीकर में है, ऋषिकेश सिरोही में है, तारागढ़ अजमेर में है और नागपानी अलवर में है। ठीक है, रघुनाथगढ़ सीकर, ऋषिकेश सिरोही, तारागढ़ अजमेर और नागपानी अलवर। तो इनकी ये हाइट के अनुसार है, ऊंचाई के अनुसार घटता हुआ क्रम है। सबसे कम हाइट की नागपानी और दिए गए में सबसे ज़्यादा हाइट रघुनाथगढ़ की है। ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये हमें सही करना होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा RPSC, RSMS, SB के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट। अरावली की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर। तो दोस्तों, अरावली की जो ऊंचाई है, अरावली की जो एवरेज ऊंचाई है वो वैसे तो अरावली की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, 600 से 900 मीटर है। यहाँ ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं। तो अब क्या माने, कम वाले को माने या ज़्यादा वाले को माने? तो मेरे ख्याल से अरावली की औसत ऊंचाई जब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें जो न्यूनतम वाला है उसे ही मानना है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को सही मान लेते हैं। अगर इस रेंज में आता कि हाइट औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 600 से 900 है, तो हमारा आंसर सही हो जाता। 600 से 900 होता, 650 से 900 होता, 700 से 900 होता, ये भी सही हो जाता है। क्योंकि रेंज दी हुई है, वो फिक्स नहीं है, रेंज मिली हुई है, उस रेंज में आप 600 से 900 हो जाता। लेकिन यहाँ हमारा आंसर होगा 600 मीटर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। तो ध्यान रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? देखिए, लाठी सीरीज जो क्षेत्र है वह बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू किस जिले में स्थित है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लाठी सीरीज का जो विस्तार है वो पोखरण से लेकर और मोहनगढ़ तक है। कहाँ तक है दोस्तों? पोखरण से लेकर और मोहनगढ़ तक है। अब दोस्तों, आपको पता है पोखरण जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आंसर यहाँ हो जाता है जैसलमेर हो जाता है। इसके अलावा इस लाठी सीरीज की जो एक खास बात है, इस क्षेत्र में एक प्रकार की घास पाई जाती है जिसे सेवण घास के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में एक नलकूप पाया जाता है जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? थार का घड़ा। इस थार के घड़े में मीठा पानी है, इसीलिए इसे थार का घड़ा कहा जाता है। और इस नलकूप का नाम है चंदन।
दोस्तों क्या नाम है, चंदन नलकूप। तो देखिए लाटी सीरीज क्षेत्र का संबंध जैसलमेर से है और यहाँ चंदन नलकूप पाया जाता है जिसे थार का घड़ा भी कहते हैं। और यह लाटी सीरीज क्षेत्र पोखरण से लेकर और मोहनगढ़ तक विस्तृत है। अब देखिए ऐसे ही प्रश्न, लाटी सीरीज कौन से काल में बनी है, ऐसा ही प्रश्न इस सीरीज के अंत में आपको देखने को मिलेगा। तो आप अंत तक ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए आप पूरा इस वीडियो को देखना। और आज आपको मज़ा आने वाला है प्रश्नों में, ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। ढूंढाड़ क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश का भाग है? ढूंढाड़ क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश का भाग है? मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली या हाड़ौती? तो दोस्तों ढूंढाड़ प्रदेश, जो ढूंढाड़ है वह पूर्वी मैदान का भाग है। और ढूंढाड़ जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है क्योंकि जयपुर के पास एक ढूंढ नदी बहती है और उसी के कारण से इसे ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ढूंढाड़ क्षेत्र पूर्वी मैदानी का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर मेवात, बागड़, ढूंढाड़ या मारवाड़? तो दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो क्षेत्र है वो बांगड़ के नाम से प्रसिद्ध है, बागड़ के नाम से प्रसिद्ध है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ऑप्शन बी। जबकि जो मेवात है इसमें अलवर और भरतपुर ये दो जिले शामिल हैं। कौन कौन से जिले शामिल हैं? अलवर और भरतपुर। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र हो गया और मारवाड़ जोधपुर के आसपास का पूरा क्षेत्र हो गया जो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर बागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, देसूरी नाल किसे जोड़ता है? देसूरी नाल किसे जोड़ता है? ढूंढाड़, मेवात, बागोड़, हाड़ौती, शेखावटी, मारवाड़ या मेवाड़ और मारवाड़ को? तो सबसे पहले तो दोस्तों देसूरी नाल जो है यह पाली में स्थित है और पाली मतलब मारवाड़, और मारवाड़ किसको जोड़ेगा? पाली और मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। कौन सी? देसूरी नाल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अरावली की पहाड़ियों में अधिक वर्षा क्यों होती है? अरावली की पहाड़ियों में अधिक वर्षा क्यों होती है? मानसूनी अवरोध, हिमपात, समुद्री प्रभाव और तापीय कारण? देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अरावली की पहाड़ियों में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में हिमपात, बर्फबारी देखने को नहीं मिलती है, ना ही राजस्थान के ऊपर समुद्र का प्रभाव देखने को मिलता है और ना ही इसके पीछे कोई तापीय कारण है जिनसे बरसात होती है। मानसूनी अवरोधों के कारण बरसात होती है क्योंकि दोस्तों जैसे ही ये पहाड़ी क्षेत्र हुआ और जैसे ही मानसून की हवाएं चलती हैं, मानसून की पवनें जो चलती हैं, और मानसूनी पवनें जब अरावली की पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर चढ़ने से वे पहाड़ियों से टकराती हैं और टकराने के बाद वे ठंडी होती हैं और संघनित हो जाती हैं और संघनित होने के बाद इस क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं। इसलिए अरावली की पहाड़ियों में अधिक वर्षा मानसूनी अवरोध के कारण होती है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा कि सर यदि अरावली की पहाड़ियां मानसूनी अवरोध पैदा करती तो राजस्थान में बरसात अधिक होती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अवरोध ही तो पैदा नहीं करती, लेकिन जितनी बरसात होती है वह क्यों होती है ये क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि राजस्थान में बरसात ज़्यादा क्यों हो रही है, उसने ये पूछा है कि अरावली की पहाड़ियों में अधिक वर्षा क्यों होती है। आप सभी को पता है कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा वर्षा माउंट आबू में होती है। तो माउंट आबू में सबसे ज़्यादा बरसात हो रही है तो क्यों हो रही है? उसका कारण क्या है? मानसूनी अवरोध। तो अरावली की पहाड़ियाँ मानसूनी के समानांतर हैं तो अवरोध तो पैदा होता ही नहीं है, लेकिन अवरोध हो रहा है, इसीलिए तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ अरावली है, वहाँ ज़्यादा बरसात हो रही है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और आंसर फिट बैठते हैं। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानसूनी अवरोध, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अरब सागर की जो शाखा है, मानसूनी शाखा, वो अरावली उसके समानांतर है, इसीलिए वो बिना बरसात किए हुए आगे निकल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा है अरावली की पहाड़ियों में अधिक वर्षा क्यों होती है, तो इसीलिए इसका आंसर मानसूनी अवरोध हो जाएगा। नेक्स्ट, खमनोर पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में स्थित हैं।
कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट, रघुनाथगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? रघुनाथगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन ही हमने जो क्रम हमने पूछा था कि निम्नलिखित में से चोटियों को क्रम में जमाइए, उसमें रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, नागपानी और तारागढ़, इन चोटियों का हमने जिले वाइज देखा था कि कौन सी चोटी किस जिले में स्थित है। तो रघुनाथगढ़ चोटी, जिसकी हाइट 1055 मीटर है, यह किस जिले में स्थित है, यह आपको बताना है। इसकी हाइट कितनी है? 1055 मीटर। तो ये क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली का सबसे चौड़ा भाग कहाँ है? सिरोही, अजमेर, उदयपुर, अलवर। चौड़ा इन द सेंस की अरावली सबसे ज़्यादा कहाँ फैली हुई है? अरावली सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में फैली हुई है? तो दोस्तों अरावली सबसे ज़्यादा उदयपुर ज़िले में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? उदयपुर ज़िले में। चलिए नेक्स्ट, बीहड़ स्थल रूप मुख्यतः किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया है, पिछली जो क्लासें हुई हैं उनमें भी मैंने बता दिया है कि एक होता है सॉरी बीड़ और एक होता है बीहड़। बीड़ शेखावटी में जो चारागाह भूमि है, कौन सी? शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र में चारागाह भूमि को कहते हैं बीड़। और ये बीहड़ है जो कि चंबल नदी जो है वह बीहड़ स्थल रूप बनाती है। उन स्थल रूपों को उत्खात स्थलाकृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात। जब नदी हम पढ़ेंगे उसमें भी यह आएगा। उत्खात स्थलाकृतियों के लिए कौन सी नदी फेमस है? तो वह है चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट, पूर्वी मैदान में कांकर भूमि बनने का कारण। देखिए पूर्वी मैदान में कांकर भूमि बनने का कारण अधिक वर्षा, कैल्शियम संचयन, पवन निक्षेप या ज्वालामुखी क्रिया। तो दोस्तों पूर्वी मैदान में कांकर भूमि बनने का जो कारण है वह है कैल्शियम संचयन। क्या है? कैल्शियम संचयन। कांकर भूमि ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CO3 कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत या गोल गोल ठोस कण बन जाते हैं और यह परत जमीन के नीचे जमाव के रूप में देखने को मिलती है। तो कांकर भूमि बनने का कारण क्या हुआ? कैल्शियम संचयन, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत या गोल गोल कण, ठोस कण बन जाते हैं और यह जमीन के नीचे जमी हुई देखी जाती है। तो कांकर भूमि बनने का कारण क्या हुआ? कैल्शियम संचयन। नेक्स्ट, दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो देखिए 200 से 300, 300 से 600, 600 से 900 मीटर, 900 से 1200 मीटर। दक्षिणी पठार बात की जा रही है ये हाड़ौती के पठार की, हाड़ौती के पठार की। और हाड़ौती के पठार की जो औसत ऊंचाई है वह है 300 से 600, ऑप्शन बी। किन्हीं किन्हीं किताबों में ये आपको देखने को मिल जाएगा 250 से 600 मीटर। तो यह भी सही है। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 300 से 600 मीटर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा का वितरण। तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा का वितरण समान रहता है, पूरब से पश्चिम बढ़ता है, पश्चिम से पूरब बढ़ता है या दक्षिण से उत्तर बढ़ता है। तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा का वितरण समान तो नहीं होता। अगर मोटी मोटी हम बात करें तो देखिए पूरब से पश्चिम बढ़ता है तो इधर पूरब हुआ, इधर ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट हुआ। तो पूरब से पश्चिम बरसात बढ़ती है? नहीं बढ़ती, ये भी गलत हो गया। पश्चिम से पूरब बरसात बढ़ती है, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। जी हाँ, पश्चिम से पूरब बरसात बढ़ती है तो वर्षा का वितरण पश्चिम से पूरब बढ़ता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाड़ौती पठार का ढाल सामान्यतः किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, उत्तर में है, दक्षिण पूरब में है या उत्तर पश्चिम में है? तो दोस्तों हाड़ौती पठार का ढाल सामान्यतः किस दिशा में है? तो दोस्तों ढाल की दिशा कैसे पता चलेगी कि ढाल किस दिशा में है? तो दोस्तों ढाल हाड़ौती क्षेत्र जो कि मालवा पठार का विस्तार है। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों हमेशा यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियाँ
ढाल का अनुसरण करती हैं और ढाल के अनुरूप ही पता लगता है, तो नदी के अनुरूप ही पता लगता है कि उस ढाल की दिशा किस ओर है। इसीलिए हाड़ौती पठार का ढाल दक्षिण पूरब की ओर है, क्योंकि यहाँ प्रवाहित होने वाली समस्त नदियाँ दक्षिण पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं। नंबर 16, बागड़ क्षेत्र मुख्यतः किन जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन ए कोटा बूंदी, ऑप्शन बी बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन सी पाली सिरोही या ऑप्शन डी अजमेर भीलवाड़ा। तो दोस्तों बागड़ क्षेत्र, वैसे तो ये क्वेश्चन रिपीट है लेकिन मैं बता देता हूं कि बागड़ क्षेत्र जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अरावली पर्वतमाला भारत की किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी है, ऑप्शन बी अवशिष्ट, सी बलित या डी भ्रंश। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला भारत की एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। यह आर्कियन युग को हम प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। आ सकता है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि आर्कियन हो, तो ऑप्शन में प्री कैम्ब्रियन भी होगा तो वह भी सही माना जाएगा। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला भारत की कैसी पर्वतमाला है? अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, लाठी सीरीज क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन, बी जुरासिक, सी क्रिटेशियस या डी तृतीयक काल। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो लाठी सीरीज, यह लाठी सीरीज पोखरण जैसलमेर से लेकर और मोहनगढ़ जैसलमेर तक फैली हुई है। ठीक है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ दोनों ही जैसलमेर में स्थित है। और ये सिर्फ लाठी जो सीरीज क्षेत्र है, यहाँ एक प्रकार की विशेष घास पाई जाती है जिसे सीबण घास कहते हैं। ठीक है, सीबण घास कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस लाठी सीरीज क्षेत्र में एक नलकूप पाया जाता है जिसे चंदन नलकूप कहते हैं। क्या कहते हैं? चंदन नलकूप। यह चंदन नलकूप थार का घड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? थार का घड़ा कहलाता है, क्योंकि इस चंदन नलकूप के अंदर मीठे पानी का स्रोत है, या ये कह सकते हैं यह इस नलकूप में मीठा पानी है और इसीलिए इसे थार का घड़ा कहा जा रहा है। तो लाठी सीरीज क्षेत्र का जो निर्माण है वो किस काल में होता है? जुरैसिक काल में। ध्यान रखना दोस्तों, जुरैसिक कल्प में। ऑप्शन बी यहाँ इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों सर्वाधिक चौड़ाई की बात कर रहा है, सर्वाधिक चौड़ाई, या ये कह सकते हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है वो किस जिले में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। तो अरावली की सबसे ज़्यादा चौड़ाई और सबसे ज़्यादा अरावली जो फैली हुई है वह उदयपुर क्षेत्र में फैली हुई है। कौन से जिले में फैली हुई है? उदयपुर जिले में फैली हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो जाता है। देखिए वर्तमान में आरपीएससी आरएसएमएस भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। देखिए दोस्तों, और क्वेश्चन है दिखने में आसान लेकिन नींदें उड़ा देने वाला प्रश्न है, और किसी किताब में नहीं मिलेगा ये प्रश्न। ये केवल हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अक्षांशों का, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए थार मरुस्थल का अधिकतम विस्तार किस अक्षांश के आसपास है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बी 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश या ऑप्शन डी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहाँ ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा राजस्थान के दो जिले कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दो जिलों से होकर ये गुजरती है। दो जिलों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और जो हमारा मरुस्थल फैला हुआ है वो 24 डिग्री से लेकर और 29 डिग्री तक फैला हुआ है। ठीक है, मरुस्थल का जो विस्तार है, राजस्थान के अंतर्गत जो मरुस्थल का विस्तार है वो 24 से लेकर 29 डिग्री है। तो थार के मरुस्थल का जो अधिकतम विस्तार है वह हो जाता है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास। ऑप्शन सी हो जाता है हमारा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1, थार मरुस्थल में लंबवत टीलों की दिशा नियंत्रित होती है।
तो देखिए बात जब टीलों की आती है, मरुस्थलीय टीलों की आती है, रेतीले टीलों की बात आती है, जिन्हें हम कहते हैं धोरे। राजस्थानी भाषा में कहा जाता है इन्हें धोरे। जब इन धोरों की बात आती है तो धोरों का निर्माण तो पवन से होता है। अब पवन किस दिशा की ओर चल रही है और वह टीला किस प्रकार का निर्मित होगा, यह प्रचलित पवनों की दिशा के आधार पर हमें पता लगता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, अरावली की वर्षा छाया का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ दिखता है? उदयपुर, कोटा, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो देखिए वर्षा छाया ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा कम होती है, या ये भी कह सकते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र है और इस भाग में वर्षा अधिक होती है, तो इसको तो हम वृष्टि प्रदेश कहते हैं, और जहाँ वर्षा नहीं होती उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्योंकि अरावली पर्वतमाला से टकरा कर जो पवनें जब ऊपर उठेंगी तो ठंडी हो जाएंगी और ठंडी होकर संघनित हो जाएंगी और वो यहाँ पर बरसात करेंगी। तो अरावली पर्वतमाला का जो वृष्टि छाया प्रभाव है वह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जैसलमेर में, क्योंकि उदयपुर में बरसात अच्छी होती है, कोटा हाड़ौती क्षेत्र में भी बरसात अच्छी होती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी बरसात अच्छी होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है, यहाँ बरसात न्यूनतम होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा छाया क्षेत्र का जो प्रभाव है वह जैसलमेर में देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा सही क्रम है वर्षा अधिक से कम? अब हमें यहाँ बताना है कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है और सबसे कम बरसात किस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए बागड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या मरुस्थल। ऑप्शन बी हाड़ौती, बागड़, ढूंढाड़, मरुस्थल। ऑप्शन सी ढूंढाड़, बागड़, हाड़ौती, मरुस्थल, या ऑप्शन डी मरुस्थल, बागड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। ये क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर यदि आपने कंसेप्ट आपने सही बनाया है, आपको कुछ फैक्ट्स याद हैं, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे कि सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये तो पता लग जाता है कि सबसे कम जो बरसात है वो मरुस्थल में होती है। इसके अलावा राजस्थान की सर्वाधिक बरसात वाला जो जिला है वह है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अगर हम स्थान की बात करें तो यह स्थान हो जाता है माउंट आबू। माउंट आबू। वर्तमान में इस माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आबूराज। आबूराज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बरसात कौन से जिले में होती है? झालावाड़ में। और झालावाड़ जो क्षेत्र है या झालावाड़ जो जिला है वह हाड़ौती प्रदेश का भाग होता है। तो हाड़ौती, बागड़, मरुस्थल, ढूंढाड़, मरुस्थल, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बरसात हाड़ौती क्षेत्र में होती है, उसके बाद बागड़ क्षेत्र में होती है, उसके बाद ढूंढाड़ क्षेत्र में होती है, और सबसे कम बरसात मरुस्थल क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन बी। ध्यान रखना हमारे करंट के अकॉर्डिंग अभी माउंट आबू का नाम परिवर्तित कर कर आबूराज कर दिया गया है। जो स्थानीय निवासी थे, स्थानीय विधायक थी, इनकी लंबे समय से मांग चल रही थी कि माउंट आबू का नाम परिवर्तित कर आबूराज किया जाए, और वर्तमान सरकार ने उनकी इस पीड़ा को, उनके इस दर्द को सुना और उसका नाम परिवर्तित कर आबूराज कर दिया गया है। तो माउंट आबू का नाम भी बदल दिया गया है और आबूराज कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अरावली का सबसे अधिक अपक्षीयत भाग कौन सा है? ए उत्तरी, बी मध्य, सी दक्षिणी या डी पश्चिमी। तो अरावली का सबसे अधिक जो अपक्षियत, सबसे पहले अपक्षियत किसे कहते हैं? तो अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय मतलब उसी स्थान पर चट्टानों का टूटकर गिरना या टूटना या बिखरना अपक्षय कहलाता है, और जब ये अपक्षय उस स्थान से दूसरी जगह प्रवाहित हो जाता है तो अपर्दन कहलाता है। तो सबसे ज्यादा जो अपक्षय होता है वह अरावली के उत्तरी भाग में होता है। कौन से भाग में होता है? अरावली के उत्तरी भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न शैल समूहों को प्राचीन से नवीन क्रम में रखिए। देखिए अरावली निम्न प्राचीन से नवीन क्रम में रखना है, प्राचीन से नवीन क्रम में रखना है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि अरावली का निर्माण जो है वो आर्कियन में हुआ है, ठीक है, आर्कियन युग में हुआ है। इसके अलावा विंध्यन का जो हुआ है वो प्रोटोरोजोइक में हुआ है। इसमें हुआ है प्रोटोरोजोइक में। और दक्कन जो ट्रैप है इसका निर्माण हुआ है क्रिटेशियस में, क्रिटेशियस में, ठीक है। और नवीन जलोढ़ का हुआ है होलोसीन में, होलोसीन में। तो आर्कियन,
प्रोटोरोजोइक, क्रिटेशियस और होलोसीन। अब देखिए इसका आंसर जो होता है, सबसे पुरातन अरावली है, उसके बाद विंध्यन है, फिर दक्कन है और नवीन जलोढ़ है। 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। देखो अरावली बोले तो आर्कियन, विंध्यन बोले तो प्रोटोरोजोइक, और दक्कन बोले तो क्रिटेशियस। अब देखिए इन नामों में आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये नाम जो भौगोलिक भूगर्भ सारणी चलती है उसके आधार पर ये काल के नाम हैं, और इन्हीं कालों के आधार पर इसका आंसर निकल कर आता है। तो आपको ये कुछ काल याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि लाठी सीरीज, जो हमारी लाठी सीरीज थी उसका निर्माण कौन से काल में हुआ है? जुरैसिक में हुआ है। तो हमें ये याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जुरैसिक, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, क्रिटेशियस, ये याद रखने ही पड़ेंगे। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है कि किसका निर्माण किस कालखंड में हुआ, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अरावली सबसे पुरातन है और सबसे नवीन क्या है? नवीन जलोढ़, जिसका निर्माण होलोसीन कल्प में हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? क्या पूछा है यहाँ पर? गलत पूछा है। अरावली प्री कैम्ब्रियन बिल्कुल सही है, दक्कन ट्रेप क्रिटेशियस बिल्कुल सही है, नवीन जलोढ़ होलोसीन बिल्कुल सही है, अभी अभी पढ़ा है बिल्कुल। और विंध्यन का जो निर्माण है वो किसमें हुआ है? प्रोटोरोजोइक में। किसमें हुआ है? प्रोटोरोजोइक काल में, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ऑप्शन सी गलत हो जाता है। और जुरैसिक में किसका निर्माण होता है दोस्तों? लाठी सीरीज का। भूलना नहीं है दोस्तों, यदि आप भूले तो ये समझिए कि आप बहुत कुछ भूल गए। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जिन सर से भी राजस्थान भूगोल पढ़ा है, या आपने सेल्फ स्टडी की है और आपने नोट्स बनाए हैं, तो उन नोट्सों में यदि कोई भी जो मैं बता रहा हूं और ऐसी चीज़ आती है कि आपके नोट्स में नहीं है लेकिन है आपके लिए हितकारी, तो उस क्वेश्चंस को आप अपने नोट्सों में स्थान दे दीजिए, उन नोट्स को थोड़ा अपडेट कर लीजिए। अपग्रेड करते रहेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ता रहेगा। लेकिन यदि हम ये सोच गए कि नहीं हमने जो पढ़ा है बस बहुत है, तो हम सिलेक्शन से दूर जाते जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और, यदि आप आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करते जाएंगे, टाइम टू टाइम रिवीजन करते जाएंगे, तो समझिए दोस्तों मंजिल दूर नहीं है, आप मंजिल के बहुत करीब हो। और ध्यान रखना, मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होगी। मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, नोट्स को अपग्रेड करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है। तो मैंने बताया था कि भारत में सबसे प्राचीन भारत में है और सबसे नवीनतम भी भारत में है। और भारत में सबसे प्राचीनतम की बात करें तो अरावली है, और जो भारत की सबसे प्राचीनतम है तो वो राजस्थान की भी सबसे प्राचीनतम सेल समूह हो गया, अरावली सेल समूह। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह कौन सा है? अरावली प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न क्रम सही है? पुराने से नए में जाना है। और दोस्तों इसका क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा चेंज जो इस क्वेश्चन में किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप उस तक पहुंच भी जाए और हो सकता है कुछ नहीं पहुंच पाए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ जो ये खादर शब्द दिया हुआ है, ये खादर शब्द दिया हुआ है ना, चारों में जो ऑप्शन खादर दिया हुआ है, खादर क्या होता है? हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी, नवीन जलोढ़ मैदान। तो ये नवीन जलोढ़ मैदान को ही खादर कहते हैं, ठीक है। उस ऑप्शन में नवीन जलोढ़ दिया हुआ था जिसका निर्माण होलोसीन काल में हुआ था। तो नवीन जलोढ़ मैदान जब होलोसीन में निर्मित हो रहा है तो नवीन जलोढ़ मैदान को ही तो क्या कहा जा रहा है? खादर। तो खादर और नवीन जलोढ़ एक ही बात है, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि खादर आपने हमें बताया ही नहीं, वहां तो नवीन जलोढ़ का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों नवीन जलोढ़ मैदान को ही खादर कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, और आप ज्योग्राफी पढ़ते रहिए और अपने नोट्सों को अपग्रेड करते रहिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिए, कोई चैप्टर के जिसके आप MCQ चाहते हो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक को जल्द से जल्द आपके समक्ष लेकर आ सकूं। धन्यवाद।